गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, तो मेनली हमको टूल्स डिस्कस करना है और टूल्स के अंडर में दो तरह के टूल हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स। बट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स को डिस्कस करने से पहले कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको पहले कौन फ्रेम करता था? आरबीआई। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में अमेंडमेंट किया, है ना, और अमेंडमेंट के थ्रू एक नया सब क्लॉज ऐड कर दिया अंडर सेक्शन 45 सब सेक्शन ZB। वो सब क्लॉज क्या था कि एज पर सबसेक्शन 45 एंड सबसेक्शन ZB आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंडर में क्या कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2016 अंडर सबसेक्शन ZB ऑफ सेक्शन 45 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट करी गई? जब आरबीआई ठीक ठाक से मॉनेटरी पॉलिसी बना रहा था, देश में महंगाई को कंट्रोल कर रहा था, ब्याज दरें बदल रहा था, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है, तो समझना इसको। दो व्यक्ति हैं, एक है मान लो आरबीआई गवर्नर, ठीक है, और एक है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्टेड हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब अभी तक क्या हो रहा था? 2016 के पहले तक सारे डिसीजन किसके थ्रू लिए जा रहे थे? आरबीआई गवर्नर के थ्रू लिए जा रहे थे। और आरबीआई गवर्नर जो डिसीजन लेता था वही डिसीजंस इंप्लीमेंट हो जाते थे। इट मींस कि मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई गवर्नर या आरबीआई के एक्सपर्टीज ही फ्रेम करेंगे और वही रेट्स डिसाइड करेंगे, वही डिसाइड करेंगे कि महंगाई दर कितना रखना है। लेकिन क्या ये सही है कि आरबीआई ही डिसाइड करे, आरबीआई गवर्नर ही डिसाइड करें कि महंगाई दर कितना होना चाहिए, कितना इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए? वाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीएम मोदी? पार्शली सही है। कैसे सही है पार्शली? हाँ, एक्सपर्टीज है बस, और कोई रीजन नहीं। और कोई? कितने लोगों को लगता कि ये सही सिस्टम था? कितने लोगों को लगता है कि आरबीआई गवर्नर पॉलिसी फ्रेम करते थे, महंगाई डिसाइड करते थे, ब्याज दर डिसाइड करते थे, वो सही था, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं था? कितने लोगों को लगता सही है? नहीं, सिर्फ हाँ ना बताना है। कितने लोगों को लगता सही है? किसी को नहीं लगता सही है? कितने लोगों को लगता गलत है? तो यहाँ पे एक बात समझो कि जो आरबीआई गवर्नर हैं, क्या वो आरबीआई गवर्नर इलेक्टेड हैं? नहीं, आरबीआई गवर्नर क्या है? सिलेक्टेड हैं, है ना। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिलेक्ट किया है ना, और कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे सिलेक्ट हुए हैं ये, और फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट हुए हैं ये, है ना। इनके बाद कोई और आ जाएगा। क्या इनके पास पब्लिक डीलिंग की अथॉरिटी है? क्या आरबीआई गवर्नर डायरेक्टली पब्लिक के लिए आंसरेबल है? क्या डायरेक्टली पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है? नहीं है। इट मींस कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ने क्या किया? आरबीआई गवर्नर को अथॉरिटी तो दे दी कि आप क्या बनाओ? मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, रेट्स डिसाइड करो, इन्फ्लेशन को मैनेज करो, लेकिन उस इन्फ्लेशन के थ्रू अल्टीमेटली जो पब्लिक सफर करेगी उसके लिए आरबीआई गवर्नर अकाउंटेबल नहीं होंगे, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिस व्यक्ति के पास अथॉरिटी होती है, जिस व्यक्ति के पास पावर होता है, वही व्यक्ति पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होता है, उसी व्यक्ति की जवाबदेही होती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो जिस पद पे भी आप चुने जाते हो, जिस पोस्ट पे भी आप सेलेक्ट होते हो, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। लेकिन उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी पब्लिक डीलिंग होगी या जो भी जनरल सिटीजन आपके पास आएंगे, उनके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? आप होगे। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे एमपीपीएससी ने चुना है तो एमपीपीएससी अकाउंटेबल है। नहीं, एमपीपीएससी ने आपको क्या किया? सिलेक्ट किया, आप उस पद के लिए क्वालिफाइड थे। अब आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? आप होगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है
कि आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, ब्याज दरें डिसाइड कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उस इन्फ्लेशन के लिए आंसरेबल कौन है? आंसरेबल या अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। आमतौर पर ग्राउंड लेवल पे अगर आप कहीं किसी टी स्टॉल पे हो, किसी भी पब्लिक प्लेस पे हो, तो आपने कभी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को या जनता को ये कहते सुना कि ये जो आरबीआई गवर्नर है ये ठीक नहीं है, इससे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है? ऐसा सुना आपने? आपने हमेशा क्या सुना कि मोदी सरकार से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। 2014 में नारा दिया गया था ना, मोदी सरकार के थ्रू बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा सुना था। तो अल्टीमेटली पब्लिक किसको जिम्मेदार ठहराएगी? गवर्नमेंट को। तो ये बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली पब्लिक पार्टिसिपेशन भी किस में हो? मॉनेटरी पॉलिसी में हो। अब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कोई और कर रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इन जनरल अकाउंटेबिलिटी कोई और उठा रहा है। क्योंकि जब सरकार 5 साल बाद वोट मांगने जाएगी इलेक्शन के पहले, तो हमारे देश में चुनाव किस मुद्दों पे लड़े जाते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, यही मुद्दों पे लड़े जाते हैं। तो अगर सरकार अब पब्लिक को नहीं पता ना कि मॉनेटरी पॉलिसी जैसा कुछ होता है, भारत की आम जनता को नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी या पहले आरबीआई के पास था। भारत की जनता को क्या पता है कि हमने जिनको वोट दे के चुना है वही क्या करेंगे? हमारे लिए वेलफेयर का काम करेंगे, वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, गरीबी को खत्म करेंगे। तो अल्टीमेटली जब ये इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने जाएंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इनको क्या प्रॉमिस देती है? गवर्नमेंट इनको क्या प्रॉमिस देती है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम महंगाई क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो ये सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि अगर उनको खुद से इन जनरल ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या उनके लिए कंप्लीटली पॉसिबल है? नहीं है। जब तक वो इस मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? आरबीआई एक्ट में चेंजेस किए। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से ही मॉनेटरी पॉलिसी का पावर ले सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करने की जो अथॉरिटी है वो आरबीआई को किसके थ्रू मिली? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के थ्रू मिली। तो कानून में बदलाव करना पड़ेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? पार्लियामेंट में 2016 में आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में अमेंडमेंट किया। और वो अमेंडमेंट किस मोटिव से किया गया? वो अमेंडमेंट इस मोटिव से किया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाए जिसमें आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात का ध्यान रखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते समय जो कास्टिंग वोट की अथॉरिटी है वो किसको दी? आरबीआई गवर्नर को दी। क्लियर हुआ सभी को? तो बहुत एक बेसिक सा कंसेप्ट है ये, है ना? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों हुई। क्या मोदी जी को ऐसा सपना आया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दे और उनने बना दी सुबह उठ के? नहीं, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, है ना? मैंने ये सोचा था कि लास्ट क्लास में, पिछली 2 क्लास में मुझसे कोई पूछेगा कि आरबीआई गवर्नर बनाते थे, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, बट किसी ने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो अल्टीमेटली मुझे बताना ही पड़ा खुद से कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई गई, है ना? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हमको डिस्कस करना है दैट इज टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। और टूल्स के अंडर में मैंने बताया था 2 तरह के टूल्स होते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं? एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स हम जनरली उन टूल्स को कहते हैं जो मार्केट में मनी सप्लाई को क्या कर दें? इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। तो वो टूल्स जो मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं उनको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव टूल। और वो टूल्स जो मार्केट में मनी सप्लाई को चेंज कर दें या मनी सप्लाई के डायरेक्शन को चेंज कर दें उसको हम क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेंगे, मनी सप्लाई उतनी की उतनी ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले डिस्कस करना है आज दैट इज क्वांटिटेटिव टूल। और क्वांटिटेटिव टूल को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जितने भी टूल्स हम पढ़ेंगे वो इंडिविजुअली 2 मार्क में,
7 मार्कर में और 10 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। 7, 10 मार्कर में कैसे पूछे जाएंगे मैं उस पर बात करूंगा आपसे। सिर्फ आप अभी इतना याद रखो कि 2 मार्कर के लिए सारे टूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको एज अ डेफिनेशन पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में कैसे पूछा जाएगा उस पर हम बात करेंगे। जैसे जैसे मैं एक एक टूल पढ़ाते जाऊंगा मैं बताते जाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा। किस बात में? सरकार को बाद में समझ में आया ना, आपकी सरकार ज्यादा समझदार है। देखो ये गवर्नमेंट डिसीजन है, उस टाइम चाहते तो कर सकते थे, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि सरकार को बाद में समझ में आया। सरकार चाहती तो इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी पहले से रखती, लेकिन सरकार को कब समझ में आया? 1990 में। तो हमारे यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, वो आफ्टर ऑल किसी एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट को देखने के बाद लिए जाते हैं। क्योंकि 2014 में जब सरकार बदली, तो सरकार के बदलने का कारण क्या था? क्यों यूपीए की गवर्नमेंट जो कि 10 इयर्स की ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, उसको बदल के जनता ने बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट को चुना? जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एक सबसे बड़ा कारण था। 2014 के इलेक्शन में जो बीजेपी ने इलेक्शन जीता, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा बीजेपी पार्टी या एनडीए अलायंस ने किस पे किया? इन्फ्लेशन पे किया, है ना। स्मृति ईरानी का नाम सुना है? अगर आप उस टाइम के पिक्चर्स वगैरह देखो तो स्मृति ईरानी बैलगाड़ी पे चल रही हैं, लालटेन लेके चल रही हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइजेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे थे। लेकिन हाँ, अभी भी वही सिचुएशन है। उस टाइम पे जो पेट्रोल डीजल के प्राइजेस थे, उससे कई ज़्यादा पेट्रोल डीजल के प्राइजेस लास्ट 10 ईयर्स में इंक्रीज हुए। ऑलमोस्ट 50% का इन्फ्लेशन देखने को मिला पेट्रोल डीजल के प्राइजेस में। लेकिन अब इस बात का कोई अपोज नहीं कर रहा है स्ट्रांगली, क्योंकि आम जनता तो अपोज करती ही नहीं है। आम जनता अपोज सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे करती है। तो अपोज कौन करेगा? अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट में स्टैंड कौन लेगा? ऑपोजिशन। लेकिन ऑपोजिशन क्या है? वीक है, स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ऑपोजिशन यूनिफॉर्मली इन जनरल अलाइड नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है आज की डेट में। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तो बीजेपी गवर्नमेंट को लगा कि जो स्थिति आज की डेट में यूपीए गवर्नमेंट में है, वही स्थिति हमारे साल भी 10 साल बाद या 15 साल बाद हो सकती है। हमको भी इन्फ्लेशन के लिए जनता अकाउंटेबल ठहरा सकती है। तो हम क्या करें? इन जनरल पूरी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए आरबीआई को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें, ठीक है। और उसके लिए फिर उन्होंने क्या बना दी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी। तो अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तीसरा टेन्योर है, 2 साल तो उन्होंने किसी तरह निकाल दिए, है ना। यूपीए को हटाना था, बदलाव चाहिए था, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। फिर राम मंदिर का मुद्दा था, तो उसके बेसिस पे इलेक्शन जीत गए, है ना। इस बार भी ठीक ठाक मेजॉरिटी के साथ इस्टेब्लिश कर ली गवर्नमेंट। अब 2029 में समझ में आएगा कि क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सारे डिसीजंस कुछ स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ले। जो भी न्यू गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकती है। जैसे पहले क्या था कि आपने सुना होगा कि पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, 5 ईयर प्लान्स चलते थे। अब वो 5 ईयर प्लान्स खत्म हो चुके हैं, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो लास्ट 11 ईयर्स से रन कर रही है ना, वो चाहती है कि पुराने सिस्टम या पुराने मॉडल को कंप्लीटली चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग आ गया। मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाती थी उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आ गई। जो इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे उन सब टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव टूल पे 1 बाय 1। तो क्वांटिटेटिव टूल के अंडर में अगर आप देखोगे तो आपके नोट्स में डायग्राम बना हुआ है ना। क्वांटिटेटिव टूल के अंडर में एक सेक्शन होता है रिजर्व रेशो का और एक सेक्शन है पॉलिसी रेट्स का, ठीक है। रिजर्व रेशो के अंडर में हमको 2 रेशो पढ़ने हैं। एक होता है कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? CRR। बहुत आराम से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना, और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिसी रेट, और पॉलिसी रेट के अंडर में सबसे पहले आता है बैंक रेट, ठीक। बैंक रेट के बाद आता है LAF, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और उसके बाद आता है MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और लास्ट में आएगा OMO, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप नेम याद कर लें,
कितने तरह के रेट्स होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? एक होता है रिजर्व रेशियो और एक होता है पॉलिसी रेट्स। रिजर्व रेशियो के अंडर में क्या आता है? कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या क्या आता है सीआरआर के रिजर्व रेशियो के अंडर में? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट होते हैं पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट के अंडर में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रेट्स। बैंक रेट्स के बाद लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या आता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में क्या आता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और उसके बाद नेक्स्ट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। याद रहेगा सभी को, नेम्स याद होना जरूरी है। अब यहां पे क्या होगा कि नेम्स तो याद हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही मीनिंग बताना शुरू करूंगा मैं, सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो के अंडर में जो सबसे पहले हमको बात करनी है, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अब नोट्स थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भूल जाओ नोट्स में क्या लिखा है। कुछ कॉपी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तुम्हें लिखना, सिर्फ तुम्हें सुनना है। अब है ना, तुम्हें आज और कल सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। इस बात को समझो कि इन जनरल जो ये टूल्स हैं, इन टूल्स के थ्रू आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन को एक सर्टेन रेंज पे मैनेज करने की कोशिश करता है। मैनेज नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है? मैनेज करने की कोशिश करता है कि सम हाउ इन्फ्लेशन 2 to 6% के बीच में मेंटेन रहे। कैसे मैनेज करेगा? ठीक है, उसमें सबसे पहला टूल आता है रिजर्व रेशियो, और रिजर्व रेशियो के अंडर में आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश का मतलब सभी को पता होगा, इन हैंड जो हमारे पास पैसा है या जो हमारी पॉकेट में जो पैसा है वो क्या है हमारे लिए? कैश है। वो 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, इट डजंट मैटर, है ना। 1 रुपये भी है तो वो कैश है, 1000 करोड़ रुपए भी है तो वो क्या है? कैश है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है? रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व एक तरह से कंटिंजेंसी फंड होता है। कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई भी बैंक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एसबीआई की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसबीआई एक कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक मतलब ऐसा कोई बैंक जो प्रॉफिट मोटिव के ऑब्जेक्टिव से काम करता है। ठीक है, एसबीआई के पास मैंने कहा 100 रुपए हैं। अब बैंक्स के पास इन जनरल प्रॉफिट अर्न करने का क्या सोर्स होता है? बैंक पैसा कैसे कमाता है? देखो, बैंक के एक्सपेंडिचर क्या है कि अगर मान लो हमने बैंक्स के पास कुछ पैसा डिपॉजिट किया, किसी भी फॉर्म में हम कर सकते हैं, या तो सेविंग्स अकाउंट के तौर पे कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? बैंक के पास पैसा रख सकते हैं। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? अगर ये डिपॉजिट्स हैं तो इस पे बैंक हमको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, कुछ ब्याज देगा। ठीक है, अब बैंक्स के लिए ये क्या हो गया? ये तो एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन बैंक्स के लिए इनकम का सोर्स क्या है? बैंक्स के लिए इनकम का सोर्स है लोन। जो बैंक्स इन जनरल क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, वो क्रेडिट फैसिलिटी के रिटर्न में, वो लोन के रिटर्न में बैंक्स क्या चार्ज करता है? उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक्स के लिए ये क्या हो गई? इनकम हो गए, और बैंक्स के लिए ये क्या हो गए? एक्सपेंडिचर्स हो गए। ठीक है, इधर तक कोई डाउट? याद रखना, जिस दिन मैं मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल खत्म करूंगा, मैं किसी एक को बुला के यहाँ पे एक एक टूल एक्सप्लेन करवा लूंगा, है ना। तो अगर डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, क्योंकि तुमसे सीधे सीधे पूछो कि कोई डाउट, तो तुम तो बोलते ही नहीं हो, ना तुम्हारी हाँ ना निकलता है, ना मुंडी भी नहीं हिलती कि ऐसे 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 कुछ करो। हाँ ना तो बोला करो कम से कम, मुझे लगे तो कि मैं किसी ऐसे व्यक्तियों को पढ़ा रहा हूँ जो कि जिंदा हैं, है ना। ठीक, चलो अब हाँ सर, वो निकल। जो आप यूपीआई से ट्रांसफर कर रहे हो वो क्या जिन्ना वाले हैं? वो भी क्या गांधी जी वाले ना। लेकिन वो यूपीआई से जो ट्रांसफर कर रहे हो वो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? बैंक से। वो किसका पैसा है? आपका। तो वो भी क्या है? कैश है। समझ में आया? वो पैसा जो मेरी पॉकेट में है, मेरे वॉलेट में है, मेरे बैंक में है, वो सिंपली क्या है? कैश है। अभी सिर्फ इतना मानना है ना। कैश की डेफिनेशन हम आगे और ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे, जब हम एसएलआर वगैरह डिस्कस करेंगे, रेपो रेट पढ़ेंगे। इन जनरल कैश तो वो है जो मेरे पास हाथ में है ना। अब ज़रूरी नहीं हाथ में मतलब ये नहीं कि अब मेरा पूरा पैसा मेरे हाथ में ही रहे हमेशा। हाथ में है मतलब कैश इन हैंड में है, मतलब कि वो मेरे पॉकेट में भी हो सकता, वॉलेट में भी हो सकता और मेरे बैंक अकाउंट में भी हो सकता है। समझ में आ गया? चलो अब मान लो
बैंक्स को पैसा कमाना है, बैंक्स के बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, ब्याज दे दे के बैंक परेशान हो गया है। तो बैंक पैसा कमाने के लिए क्या करेगा, लोन देगा। और बैंक्स लोन इन जनरल जब देता है तो उससे पहले बैंक्स क्या करता है, प्रोफाइल चेक करता है कि जिस व्यक्ति को भी लोन दिया जा रहा है वो व्यक्ति क्या बैंक्स का लोन पे बैक कर पाएगा। फिर अल्टीमेटली उस व्यक्ति की क्रेडिटेबिलिटी के बेसिस पे बैंक लोन देता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक एक दिन के अंदर लोन नहीं देता। बैंक आपकी प्रोफाइल, सिविल स्कोर, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन या इवन फॉर अ मंथ तक का टाइम लेता है लोन सैंक्शन करने में। ठीक है, तो मैंने कहा बैंक के पास कोई व्यक्ति पहुंचा लोन लेने के लिए, विजय माल्या की ही बात कर लो, है ना। विजय माल्या कहाँ पहुंचे, एसबीआई के पास पहुंचे बैंक का लोन लेने के लिए, एसबीआई से लोन लेने के लिए। बट एसबीआई में इस बार लंच नहीं चल रहा था, प्रॉपर वर्किंग थी। ठीक है, एसबीआई ने कहा कि हम आपको पूरा क्या करते हैं, 100 रुपए का लोन दे देते हैं। ठीक है, एसबीआई के पास कितना पैसा था, 100 रुपए। एसबीआई ने पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के चक्कर में, प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में पूरा 100 रुपए किसको दे दिया, विजय माल्या को दे दिया। अब विजय माल्या के बारे में एसबीआई को कुछ भी नहीं पता था, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया। ठीक है, तो विजय माल्या अगर पैसा लेके भाग गया तो बैंक्स के पास कितना पैसा बचा, 0। अब 0 रुपीस बचा, लेकिन एसबीआई में मैंने कहा आप सबका भी अकाउंट था। आपने आज पैसा डिपॉजिट किया किसमें, सेविंग्स अकाउंट में। आप में से आधे लोगों ने सेविंग्स अकाउंट के तौर पे डिपॉजिट किया और आधे लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में। जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट किया वो दूसरे दिन पहुंच गए बैंक से पैसा लेने। बैंक ने तुमको भगा दिया। बैंक ने कहा कि तुमने 5 साल के लिए डिपॉजिट किया है ना, तो कब आना, 5 साल बाद आना। आधे लोगों ने सेविंग्स के तौर पे डिपॉजिट किया था, तो आधे लोग सुबह पैसा जमा करते हैं और शाम को एसबीआई से पैसा लेने पहुंच जाते हैं कि हमने 10,000 जमा किया था, 5,000 हमारा पैसा दे दो। ठीक है, तो एसबीआई क्या कहता है कि वो जो तुम्हारा पैसा था वो मैंने किसको दे दिया, विजय माल्या को दे दिया, 100 रुपए। अब जब विजय माल्या मुझे देगा इंटरेस्ट के साथ 100 जितना भी पैसा, उसमें से मैं क्या करूंगा, तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट का पैसा दे दूंगा। क्या ये कंप्लीटली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, नहीं है। मान लो मैं कहता हूं ये लोग सेविंग और फिक्स डिपॉजिट जिन्होंने जमा किया था ये गए ही नहीं बैंक के पास अपना पैसा लेने, इन्होंने डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर एसबीआई जिसके पास 100 रुपए था वो 100 रुपए अगर पूरा लोन के तौर पे दे दे और विजय माल्या या कोई भी व्यक्ति जो पैसा ले चुका है क्रेडिट के तौर पे अगर वो भाग जाए, पैसा रिटर्न ही ना करे, तो बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, बैंक रन हो जाएगा, बैंक के पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। तो आरबीआई कहता है कि आपके पास जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, है ना, डिपॉजिट्स अब हम अभी पढ़ेंगे किस तरह के क्या हैं, आपके पास जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, एसबीआई के पास टोटल डिपॉजिट्स कितने थे, कितना पैसा था, 100 रुपए। आपके पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफिक परसेंटेज, कुछ परसेंटेज आप क्या करो, हमारे पास कैश के फॉर्म में रिजर्व रख दो। डिपॉजिट नहीं कर दो, रिजर्व रख दो। रिजर्व करना मतलब कुछ फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट रखना। रिजर्व क्यों रखना है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आपने किसी को लोन दिया और वो लोन लेके भाग गया, तो आप के पास जिन व्यक्तियों का सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, आप उसका पैसा कहां से दोगे, आप उसका पैसा इस फंड से दोगे जो हमारे पास डिपॉजिट रखा है। ठीक है, तो इसमें एक और केस समझो अब क्या होगा। जैसे मैंने कहा कौन था, एसबीआई था। ठीक है, एसबीआई के पास कितना रुपए था, 100 रुपए था। एसबीआई ने लोन दिया, किसको दिया, विजय माल्या को दिया। ठीक है, अब विजय माल्या को लोन देने से पहले आरबीआई ने क्या कहा कि आपके पास जो 100 रुपए है उसमें से 4 रुपए निकाल के आप क्या करो, कैश के फॉर्म में आप हमारे पास रिजर्व रख दो। ठीक है, आरबीआई के पास इन्होंने क्या किया, रिजर्व रख दिया। अब कितना पैसा बचा इनके पास, 96 रुपीज। अब ये 96 रुपीज आप चाहो तो मार्केट में चला दो, किस तौर पे, लोन के तौर पे, या आप इससे इंटरेस्ट पे कर दो, किस में, सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, या लोगों को सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का पैसा पे बैक कर दो। तो अब इन केस अगर मान लो ये 96 रुपीज में से कुछ अमाउंट आपने विजय माल्या को भी दिया और विजय माल्या अगर चला गया तो आपको पूरा लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, ये 4 रुपए हमारे पास कैश के फॉर्म में रिजर्व रखे थे। हम क्या करेंगे, जैसे ही विजय माल्या भागेगा हम ये पैसा वापस किसको कर देंगे, एसबीआई को, और एसबीआई लोगों का पैसा क्या करेगा, पे बैक कर देगा।
कंसेप्ट समझ में आया? क्या कारण है आरबीआई क्यों कैश रिजर्व मेंटेन करवाता है? समझ में आया? हाँ सर बोलो। क्या? हाँ, पूरे रिटर्न कर देगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा पैसा दे देगा। समझो इस बात को। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, मैंने 100 रुपये लिया, ठीक है। अगर एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक के पास 100 रुपये नहीं आता है, ऐसे कम से कम 1000 करोड़ रुपए होंगे। 1000 करोड़ रुपए हैं अगर, तो उसका 4% बस मेंटेन करना है, यानी कितना? 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए से इन जनरल वो चाहे तो सबका जो सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट है उतना तो दे सकता है, ठीक है, कुछ एक्सटेंड तक के लिए दे सकता है ना, कि भाई दे के और लोगों को बोले कुछ पैसा कुछ समय में देता हूं, जैसे यस बैंक के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है कि एसबीआई के पास 100 रुपए है, उस 100 रुपए में से एसबीआई ने 4% यानी 4 रुपए क्या किया, आरबीआई के पास जमा कर दिया, और बाकी जो 96 रुपीस बचा था उससे एसबीआई ने अपने बिजनेस को ऑपरेट किया, लोन दिया, लोगों को इंटरेस्ट दिया, कुछ पैसा बचा तो उसको खुद के पास सेव रखा, ठीक है। इधर तक समझ में आया? इधर तक कोई डाउट किसी को? हाँ मैम। अभी उस पर बात ही नहीं करनी, अभी उस पर बात नहीं करनी, आऊँगा मैं धीरे धीरे, सब पॉइंट बताऊँगा, है ना, थोड़ा धीरे धीरे समझो। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो प्रोविजन है किस नाम से जाना जाता है? कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जाना जाता है। सभी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन किसके अंडर में दिया गया है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंडर में दिया गया है। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ठीक। तो इट मीन्स दैट ऑल द कमर्शियल बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री, दे हैव टू मेंटेन अ फिक्स्ड कैश रिजर्व विद द आरबीआई इन अ कैश फॉर्म, ठीक है। हाँ मैम। आ रहा हूं, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद हम आगे समझते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आरबीआई कहता है एसबीआई से कि आपको कुछ परसेंटेज आपके पास जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका हमारे पास कैश के फॉर्म में रखना है। तो कौन से डिपॉजिट का फिक्स्ड परसेंटेज आरबीआई अपने पास कैश के फॉर्म में रखवाएगा? तो उस डिपॉजिट को कहा जाता है एनटीडीएल, दैट इज नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी। इसको एनडीटीएल भी कह सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज? एफडी के तौर पे। नेट डिमांड वर्ड को समझते हैं पहले। आप बैंक्स के पास पैसा रखते हो, है ना, आप अपने बैंक अकाउंट में जाके क्या कर देते हो, कुछ पैसा डिपॉजिट कर देते हो। आपकी जब मर्जी होती है आप उस पैसे को क्या कर लेते हो, विथड्रॉ कर लेते हो, चेक के थ्रू, एटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करके कर लेते हो, ठीक है। तो ऐसा पैसा जिसको आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम बैंक से वापस मांग सको, है ना, कि आपने सुबह जमा किया और जस्ट 1 घंटे बाद या नेक्स्ट सेकंड पे ही आपने बैंक से कहा कि ला भाई मेरा पैसा वापस कर दे, इसी को क्या कहा जाता है, नेट डिमांड। या फिर बैंकिंग की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, सेविंग्स अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट तो जनरली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए होता है। समझ में आया? तो नेट डिमांड किसको कहते हैं, सेविंग्स और करेंट अकाउंट को। नेक्स्ट आता है यहां पे टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा समझ लेना। फॉर एन एग्जाम्पल, ए नाम का कोई व्यक्ति है। इस ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया, एसबीआई के पास कुछ पैसा डिपॉजिट किया। कितना किया, मैंने कहा 10 लाख रुपए इस व्यक्ति ने एसबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया। और इसने ये डिपॉजिट किया कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 ईयर्स के लिए। एसबीआई ने कहा ठीक है, तुम हमें 10 साल तक 5 साल तक के लिए अपना 10 लाख रुपए दे रहे हो, हम ये सेफ एंड सिक्योर रखेंगे, 5 साल बाद जब आओगे तो तुमको इसके रिटर्न में हम क्या करेंगे, 5% इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट लौटा देंगे, ठीक है। तो अब यहां पे समझना कि जो ए नाम का व्यक्ति है उसने एसबीआई के पास पैसा डिपॉजिट किया, तो अब ये एसबीआई की अकाउंटेबिलिटी है कि 5 साल बाद एसबीआई क्या करे, ए नाम के व्यक्ति को ये 10 लाख रुपए जो कि क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट यानी ब्याज जोड़ के रिटर्न कर दे।
तो यहाँ पे एसबीआई की लाइबिलिटी क्या है कि एसबीआई को 5 साल बाद क्या करना है, ए नाम के व्यक्ति को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न करना है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट देके गया है एसबीआई को, ठीक है, समझ में आया? जैसे आप किसी से लोन लेते हो ब्याज पे, तो आप उसको पैसा देते हो ना, तो आपकी लाइबिलिटी क्या है कि आपको अल्टीमेटली उस व्यक्ति को क्या करना है, पैसा रिटर्न करना है। ठीक यहाँ पे भी एसबीआई की लाइबिलिटी बनती है कि 5 साल बाद वो क्या करे, ए नाम के व्यक्ति को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट के साथ उसका पैसा रिटर्न कर दे। इसी को क्या कहा जाता है, टाइम लाइबिलिटी। और बैंकिंग की भाषा में हम इसी को क्या कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। समझ में आया सभी को? तो जब मैंने कहा डिपॉजिट्स या नेट डिमांड या टाइम लाइबिलिटी, तो वहां पे किसकी बात हो रही है, सेविंग्स, करेंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट की बात हो रही है। अब बैंक्स के पास ये तो वो सोर्स है जहां से पैसा आ रहा है, लेकिन ये 2 सोर्स ऐसे हैं जहां पे बैंक का पैसा कभी भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे पब्लिक कभी भी डिमांड कर सकती है कि हमको क्या करो, पैसा दे दो। यहां पे क्या होगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही पैसा जाएगा। लेकिन पैसा तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बैंक्स के एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए। क्या एक्सपेंडिचर बढ़ गए कि बैंक को क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। किस पे, सेविंग्स अकाउंट पे और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे। तो बैंक्स के पास कोई इनकम तो आ ही नहीं रही है, बैंक्स के पास सिर्फ क्या आ रहा है, एक तरह से देखा जाए तो बैंक्स के सिर्फ एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। तो बैंक्स अब क्या ऐसे बिजनेस चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। बैंक्स क्या करेगा, लोन बांटने की कोशिश करेगा। तो आरबीआई उसको कहता है कि लोन बांटने से पहले कुछ पैसा क्या करो, रिजर्व के तौर पर रख दो। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने कहा तुम्हारी जेब में 1000 रुपए हैं, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे 500 रुपए, तुमसे क्या कहा कि मुझे 1000 रुपए उधारी दे दो। तुम्हारी जेब में कितने हैं, 1000। तुमसे उधारी कितनी मांगी गई, 1000 की। क्या तुम पूरे दे दोगे? तुम क्या कहोगे, तुम उसको कहोगे मेरे पास से 500 रुपए हैं, ठीक है, तुम मेरे से 500 रुपए ले लो, बाद में तुम मुझे रिटर्न कर देना। क्यों? क्योंकि तुमने अगर 1000 रुपए दे दिए तो तुम अपना खर्चा कैसे चलाओगे। और उसने प्रॉमिस किया कि कल मैं सुबह भाई तुझे पैसा रिटर्न कर दूंगा। वो कल सुबह कभी आई ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ किसके साथ है, बैंक्स के पास साथ है। लेकिन तुम यहाँ पे लालची नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत गरीब हो। लेकिन बैंक्स नहीं है। बैंक्स को तो पता है कि अगर हम पैसा देंगे तो हम तो इंटरेस्ट वसूल करेंगे, हम कोई भाईचारा नहीं रखेंगे। बट एक यहाँ पे रिस्क है कि बैंक लोन देगा और बैंक लोन देने के बाद वो पैसा अगर रिकवर नहीं कर पाया तो ऑन दी अदर हैंड जो बाकी लोग अपना पैसा रख के गए हैं उनका पैसा कैसे रिटर्न करेगा। तो इसी वजह से आरबीआई कहता है कि आपके पास जो भी टोटल नेट डिमांड या टाइम लायबिलिटी का फंड है, यानी कि सेविंग्स अकाउंट प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के तौर पे आपके पास टोटल जितना भी पैसा आया है, मैंने कहा एसबीआई के पास कितना पैसा आया, 100 करोड़ रुपए, है ना। तो आरबीआई कहता है कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी यानी कि सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के तौर पे आपके पास जितना भी पैसा आया है उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज क्या करो, कैश के फॉर्म में हमारे पास रिजर्व रख दो। इसी को क्या कहा गया, कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन कितना रखना है, तो इसमें लिमिट फिक्स्ड करी गई, ठीक है। आरबीआई ने इसमें रेंज फिक्स्ड करी कि दैट कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन 3% टू 15% ऑफ कैश रिजर्व विथ आरबीआई, ठीक है। उनके एनडीटीएल का नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कितना परसेंट रखना है, 3 से 15% के बीच में कुछ कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखना है। लेकिन जैसे अभी उन्होंने पूछा कि इसमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बैंक आपसे ये कंटिजेंसी फंड या रिजर्व इसलिए मेंटेन करवा रहा है कि कल के दिन अगर आप डूबने की स्थिति में आ जाओ तो ये पैसा आपके लिए क्या बन सके, एक तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, सुना है ना कहावत, वैसा ही कुछ है यहाँ पे। आपसे इसलिए पैसा नहीं रखवा रहा है आरबीआई कि आपको उस पर क्या करे, वो इंटरेस्ट दे, सिर्फ और सिर्फ एज अ कंटिजेंसी फंड ये रिजर्व के तौर पे मेंटेन कराया जा रहा है। तो ना ही इस पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही ये बैंक अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। जब ऐसा कोई भी सिचुएशन अराइज हो जहां पे लगे कि बैंक्स की अब स्थिति ठीक नहीं है, उनको ये रिजर्व पे बैक कर देना चाहिए, तो आरबीआई क्या करेगा, वो रिजर्व बैंक्स को रिटर्न कर देगा। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? कोई डाउट? हाँ ना, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर आगे और भी कुछ पॉइंट्स इसमें आने वाले हैं। ठीक, चलो तो यहां तक तो क्लियर हो गया। हाँ हाँ, देखो
अभी समझो इस बात को कि आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए वो ब्याज दरें हर 2 महीने में भी बदल सकता है। ये 3 से 5% की रेंज है। अब आरबीआई चाहे तो 4% रखे, 5% रखे या 12% रखे, ये डिसीजन किसका है? आरबीआई का है। ऐसा क्यों करता है आरबीआई? अभी उस पर हम आएंगे। कुछ पूछ रहे थे प्रद्युम्न? नहीं, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, नहीं, सबके लिए एक जैसा रहेगा, ठीक है, किसी के लिए अलग अलग नहीं रहेगा। अब आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी में कभी भी चेंजेस कर सकता है। क्यों कर सकता है? अगर उसको लगता है कि मार्केट में भाई मंदी बहुत ज़्यादा आ गई है तो वो रेट्स चेंज कर देगा। उसको लगेगा अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया है तो भी वो रेट्स चेंज कर देगा। मैं आ रहा हूँ अभी तुम्हारे डाउट पे। तो कैश रिजर्व रेशियो के बेसिस पे मार्केट में इन्फ्लेशन को कैसे कम ज़्यादा किया जाएगा उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्वांटिटेटिव टूल का मोटिव क्या है कि मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो जैसे मैंने कहा कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो मैंने कहा कि आरबीआई ने क्या कहा कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई से कि आपको 4% क्या करना है अपने टोटल डिपॉजिट का, एनडीटीएल का हमारे पास कैश के फॉर्म में रिजर्व रखना है। यानी अगर 100 रुपये बैंक कमा रहा है और उसमें से 4% यानी 4 रुपये वो रिजर्व रख दे तो बैंक्स के पास बचा कितना? 96 रुपीज़, यानी 96 रुपीज़ ही वो लोन के तौर पे दे सकता है, ठीक है। चलो तो एसबीआई क्या करेगा? ये 96 रुपीज़ लोन के तौर पे किसको दे देगा? कस्टमर्स को दे देगा, ठीक। अब इसको हम समझते हैं आगे। आरबीआई ने क्या किया कि ये 4% से घटाकर कैश रिजर्व रेशियो कितना कर दिया? 3%। कहा अब आपको 100 रुपए में से 4 रुपए देने की जरूरत नहीं है, 3% यानी सिर्फ कितना दो? 3 रुपए। तो बैंक्स के पास क्या हुआ? अब कितना रिजर्व है? 97। तो बैंक्स ये ज्यादा पैसा क्या कर सकते हैं? बैंक्स में रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कस्टमर्स को मार्केट में लोन के तौर पे दे सकते हैं। जब कस्टमर्स को ज्यादा लोन देंगे तो अल्टीमेटली मार्केट में क्या होगा? जब ज्यादा लोन देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, हर किसी के हाथों में पैसा है। तो जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो कस्टमर की डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। मनी सप्लाई के बढ़ने से परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो मार्केट में अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टील वाला, जिस रेट से डिमांड इंक्रीज होती है उस रेट से सप्लाई इंक्रीज हो ये जरूरी नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ इन्फ्लेशन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने कहा कि भाई JW जिंदल स्टील कंपनी है और आम जनता है। अब बैंक ने क्या किया? अपनी ब्याज दरें घटा दी। बैंक ने कहा कि पहले जो हम कस्टमर को लोन देते थे उस पे हम 9% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, अब हम सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट ही चार्ज करेंगे। तो सारे कस्टमर्स किसकी तरफ भागेंगे? बैंक की तरफ, लोन लेने के लिए, क्योंकि ब्याज दरें क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। तो कस्टमर्स के साथ साथ JW स्टील भी तो जाएगा। अब कस्टमर गया, लोन लेके आ गया, कस्टमर ने कम दामों में बैंक से लोन उठा लिया, कम ब्याज दर में। बैंक और कस्टमर ने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने की कोशिश करी मार्केट में। डिमांड इंक्रीज हुई तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे आया वो समझना ज़रूरी है। मैंने कहा लोगों के पास पैसा था घर बनाने के लिए, जो होम लोन था वो सस्ता हो गया, लोगों ने घर बनाने के लिए पैसा लिया। अब स्टील के दाम बढ़ गए डिमांड करने से। स्टील के दाम कैसे बढ़े? अगर कस्टमर लोन ले रहा है उसके लिए ब्याज दरें सस्ती हुई हैं, तो ब्याज दरें तो JSW स्टील के लिए भी सस्ती हुई हैं। जिंदल स्टील कंपनी भी क्या करेगी? लोन लेगी। लेकिन जिंदल स्टील कंपनी ये देखेगी कि मार्केट में स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? स्टील प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जिंदल स्टील ने कम ब्याज दर पर लोन ले लिया और स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसने स्टील प्लांट सेटअप करना शुरू किया। लेकिन स्टील की डिमांड 10 दिन में 15 दिन में बढ़ सकती है, लेकिन क्या स्टील प्लांट 10 या 15 दिन में सेटअप हो सकता है? वो कितने दिन में सेटअप होगा? 4 या 5 साल में। तो अब जो जिंदल स्टील है वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कि मार्केट में अगर
दाम बढ़ाकर जो हमारे पास स्टॉक है उसको बेचा जा सकता है, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली स्टील के प्राइजेस इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जो डिमांड है उसके प्रोपोर्शनेट सप्लाई मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली उतना प्रोडक्शन नहीं है। अब प्रोडक्शन को कवर अप करने में टाइम लगेगा, तो फॉर अ टाइम बीइंग अल्टीमेटली प्रोड्यूसर क्या करेगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा देगा। तो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो में ये हुआ कि जब आरबीआई ने बैंक से कहा कि आप सिर्फ 3% ही क्या करो, अल्टीमेटली हमारे पास कैश के फॉर्म में रिजर्व रखो, तो आरबीआई के पास क्या था, ज्यादा पैसा था, आरबीआई ने ज्यादा लोन बांटा, ज्यादा लोन बांटा तो लोगों की परचेसिंग पावर और डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई, ज्यादा परचेसिंग पावर तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, बढ़ गया। अब आरबीआई को लगा कि नहीं भाई, मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो अब मार्केट में क्या करना है, हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो आरबीआई ने कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैश रिजर्व रेशियो को 3% से बढ़ाकर 10% कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 10% कर देते हैं। तो अब कमर्शियल बैंक्स को या एसबीआई को 100 रुपए की जगह कितना रुपए रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में, आरबीआई के पास 10 रुपए, यानी कमर्शियल बैंक या एसबीआई के पास कितना रुपए बचेगा, सिर्फ 90 रुपीज़। यानी 90 रुपीज़ ये क्या दे सकते हैं, लोन के तौर पे कस्टमर को दे सकते हैं। अब 90 रुपीज़ में से अगर मान लो ये कस्टमर को देते हैं लोन के तौर पे, तो पहले कितना दे रहे थे 97, अब कितना दे रहे हैं 90, तो कम लोन दिया जा रहा है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। तो जब कम लोन दिया जा रहा है तो अल्टीमेटली परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई, तो उससे प्रोडक्शन क्या हुआ, कम, मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो गया, अंडर कंट्रोल हो गया। क्लियर हुआ सभी को? तो इस तरह से आरबीआई जो रेशो है, जो रिजर्व रेशो है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके क्या कर सकता है, मार्केट में इन्फ्लेशन को कम ज्यादा कर सकता है। ये चेन समझ में आई कि कैसे काम करेगी रिजर्व इंक्रीज और डिक्रीज होने से? ठीक है। हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे? हाँ ना, सेम रहेगा। उससे बैंक आरबीआई को मतलब नहीं है, तुम प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, तुम्हारा अगर बैंक तुम्हारा डूबा तो ही आरबीआई तुमको क्या करेगा। हाँ, किसका, कौन सा अमाउंट? हाँ, 5% किसका, किस में, किस में? देखो, कैश रिजर्व रेशियो सभी बैंक के लिए सेम होगा। 5% मतलब 5%। आपके पास 100 रुपए है, 200 रुपए है, वो मैटर नहीं करता, आपको कितना देना है, 5%। हाँ, हाँ, तो अब 120 का 5% देगा। हाँ, 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 2 महीने बाद चेंज होगा तो 2 महीने बाद का तुम्हें एनडीटीएल का देना पड़ेगा। हाँ, देखो अब समझो, तुम समझो समझो समझो, तुम लॉस कैसे मान रहे हो? मैंने कहा कि इस बार मेरे पास एनडीटीएल का सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट का कितना आया, 100 रुपये। मैंने कहा अगले महीने कितना आया, 120 रुपये। तो तुम इसको क्या मान लेते हो, 120 रुपये क्या है, ये टोटल डिपॉजिट है, ये प्रॉफिट नहीं है 20 रुपये का, क्या है ये, टोटल डिपॉजिट है। अब मैंने कहा 100 रुपये से मेरे पास जो डिपॉजिट है वो कितना हो गया, 90 रुपये। तो ये लॉस नहीं है, ये क्या है, सिर्फ टोटल डिपॉजिट है। तो मैं कितने का मेंटेन करूंगा, 90 रुपीज़ का। कोई बैंक लॉस में कब जाता है, जब उसके लाइबिलिटी उसके असेट्स से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जब बैंक की बैलेंस शीट में प्रॉफिट की जगह लॉस का मार्जिन शो होने लगे, तब हम कहेंगे वो बैंक किस में चला गया, लॉस में चला गया। तो ऐसे केस में जहां पे बैंक लॉस में जा रहा है, उसकी कर्जदारी, उसकी प्रॉपर्टी, उसके असेट से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी अगर बैंक चाहे तो आरबीआई से कैश रिजर्व रेशियो वापस ले सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक को अगर ये लग रहा है कि वो डूबने की स्थिति में है, या आरबीआई की मॉनिटरिंग के बाद आरबीआई ने ये फाइंड आउट किया कि आने वाले समय में ये बैंक बैंकरप्ट हो सकता है, तो आरबीआई क्या करेगा, उसका सीआरआर निकाल के उसको देगा और कहेगा कस्टमर का पैसा क्या करो, आप पे बैक कर दो। ठीक है। या जैसे मान लो मैंने कहा अभी विजय माल्या का केस दिया, मैंने कहा जैसे एसबीआई है, एसबीआई के पास 100 रुपये आया, एसबीआई ने पूरा 100 रुपये किसको दे दिया, विजय माल्या को दे दिया। अब मैं आज एसबीआई से क्या गया, पैसा वापस लेने गया अपना सेविंग्स अकाउंट का, एसबीआई ने मुझे मना कर दिया। एसबीआई ने कहा 4 दिन बाद आना, क्योंकि लोन किसको दिया है, विजय माल्या को दिया है। तो अब ऐसे मार्केट में न्यूज़ क्या होगी, स्प्रेड होगी, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तो ऑन द नेक्स्ट डे ही सारे लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, एसबीआई के पास। तो इस वजह से
टोटल डिपॉजिट का सिर्फ कुछ ही परसेंट सीआरआर के तौर पे आरबीआई के पास मेंटेन होता है। सभी को समझ में आया? अब सीआरआर पहले भी पूछा गया है 5 मार्कर में, लेकिन सीआरआर के साथ साथ एसएलआर और ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पूछे गए हैं। तो आपको सीआरआर पूछा जा सकता है 2 मार्कर में और 2 मार्कर के साथ साथ 7 मार्कर में। सीआरआर की डेफिनेशन कैसे लिखोगे उसको सुन लो। सीआरआर में पहला पॉइंट उसकी डेफिनेशन होगी, दूसरा पॉइंट उसका लीगल प्रोविजन होगा और तीसरा पॉइंट क्या होगा? रेट होगा। अब इस बात को समझो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ो। अभी जब प्री देने जाओगे 16 फरवरी को, तो 5-7 फरवरी तक एक बार सारे रेट्स रिकॉल कर लेना, क्योंकि ये रेट्स चेंज होंगे। क्या पता अभी दिसंबर में चेंज हो जाए, न्यू ईयर में, तो कोई मतलब नहीं है अभी इसको अननेसेसरी याद करने का, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एफएलटी वगैरह में भी आए तो इग्नोर कर देना, तुक्का मार देना, क्योंकि हमको वहाँ सही करना है, यहाँ सही नहीं करना, और ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे मेंस भी जब देने जाओ तो पेपर के 1 हफ्ते पहले सारे रेट्स रिवाइज कर लेना, देख लेना, क्योंकि ये अपडेट होते रहेंगे। कहाँ से मिलेगा? आरबीआई की ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो जैसे अगर मुझे सीआरआर पूछा गया 2 मार्क का क्वेश्चन में, तो क्या लिखूंगा? पहला पॉइंट क्या आएगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी? जरूरी नहीं कि जो नोट्स में है, बुक्स में है, वही लिखना है, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? The cash reserve ratio is the total percentage of NDTL that the commercial bank has to maintain with the RBI in the form of cash. That's it. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? लीगल प्रोविजन होगा। लीगल प्रोविजन नहीं, रेट होगा। द टोटल परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एट प्रेजेंट इज, जो भी हो, 5%, 4.5%, 6%, वो लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? लीगल प्रोविजन। तो लीगल प्रोविजन क्या है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेते हैं। कैसे? द कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन्ड बाय आरबीआई एज पर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ये अननेसेसरी है ना, तुमको टू द पॉइंट लिखना है, तो तुम क्या लिखोगे? लीगल प्रोविजन। और लीगल प्रोविजन के बाद क्या लिखोगे? डायरेक्टली आरबीआई एक्ट 1934। दैट्स इट। जो चेकर है वो इतना समझदार है, उसको समझ में आ जाएगा, उसके पास मॉडल आंसर है। तुमको अपना टाइम यहाँ 2 मार्क में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम कितना भी अच्छा लिख लो वो तुमको 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। तो अगर तुम चांसेस हैं कि अगर तुम कट टू कट एक्सप्लेन करो तो तुमको 2 में से 2 नंबर मिल जाएं, लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आया कि कहाँ पॉइंट खत्म हो रहा है, क्या कंटेंट है, तो वो सिर्फ 1.5 नंबर या 1 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है दैट इज एसएलआर। एसएलआर मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इस पे हम बात कर लेते हैं, है ना। तो जैसे मैंने अभी कहा कि बैंक्स क्या कर रहे थे? बैंक्स मेंटेन कर रहे थे आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रिजर्व, जिसको हमने क्या कहा? सीआरआर कहा। अब नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है, ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के थ्रू नहीं मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के थ्रू, है ना। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 क्या है, इसको भी सुन लो। आरबीआई को जिस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया, उस एक्ट का नाम क्या है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। और इंडिया में अपार्ट फ्रॉम आरबीआई, एक्सेप्ट आरबीआई, जितने भी बैंक्स स्टैब्लिश हुए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, ऑल कमर्शियल बैंक्स वर स्टैब्लिश अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का प्रोविजन है, ये किस में दिया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में दिया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से ही क्यों डिराइव्ड हुआ, उस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी के बारे में। रेशो का मतलब क्या होता है? अ रेशो बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। कोई एक न्यूमरेटर होगा, एक क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? रेशो कहेंगे। स्टैट्यूटरी मीन्स, है ना, स्टैट्यूटरी मीन्स कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो मेंटेन किया गया हो या बनाया गया हो। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। क्या मीनिंग होता है लिक्विडिटी का? हाँ, किस में? कैश में, है ना। लिक्विडिटी का वो मीनिंग आपने सही बोला सर कि लिक्विडिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ कैश, या मार्केट में कितनी है कैश अवेलेबिलिटी है। बट यहाँ पे जब हम एसएलआर के रेफरेंस में बात करते हैं तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ऑल सच लिक्विड एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू अ कैश फॉर्म। क्या होगा? कुछ बोल रहे हो?
नहीं। तो ऐसे लिक्विड असेट्स जो कि किस में कन्वर्टेबल हो सके, कैश में कन्वर्टेबल हो सके, उनको हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी कहेंगे, है ना, या लिक्विड असेट्स कहेंगे। अब कितने दिन में कन्वर्ट हो सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैंने अभी क्या कहा, ऐसे असेट्स जो शॉर्ट टर्म में क्या हो सके, कैश में कन्वर्ट हो सके, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए एक दिन में कन्वर्ट होता है तो भी वो क्या है, लिक्विड है, और अगर वो 90 डेज में कन्वर्ट होता है तो भी वो क्या है, लिक्विड एसेट्स हैं। तो लिक्विड एसेट्स हम सिर्फ उन्हीं एसेट्स को कहते हैं जिनका कन्वर्टेबल टाइम पीरियड कैश में कितना हो, 90 डेज, यानी 3 मंथ के अंदर या 3 मंथ के टाइम पीरियड में जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएं, दोज एसेट्स आर कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अब यहां पे लिक्विड एसेट्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशंस हैं या क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला, ऐसा लिक्विड एसेट्स जो लेस टाइम में क्या हो जाए, कैश में कन्वर्टेबल हो जाए, पहला ये क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस क्या हो जाए, वो कैश में कन्वर्टेबल हो जाए। ठीक है, पहला क्राइटेरिया क्या था कि शॉर्ट टाइम में कैश में कन्वर्टेबल हो जाए, दूसरा क्या है, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर कैश में कन्वर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, 100 रुपये का नोट है। ठीक है, 100 रुपये का गांधी जी वाला नोट है जिसमें बापू बने हुए हैं। अब मैं जाता हूं मार्केट में और मैं ये कहता हूं किसी भी व्यक्ति से कि भाई मुझे 100 रुपये तुम रख लो और 100 रुपये की जगह क्या करो, 100 रुपये के बराबर ही 10-10 के नोट दे दो। पॉसिबल है? मैंने गया, मैंने सब्जी वाले से, किसी भी दुकान से, पान के ठेले से 100 रुपये का नोट दिया और वहाँ पे 10-10 के 10 नोट ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इजीली कन्वर्टेबल इनटू अ कैश। लिक्विड कैश भी इन जनरल लिक्विडिटी की डेफिनेशन में आता है। जैसे मैंने कहा 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये मेरे पास क्या है, कैश है, उसको मैं क्या फर्दर लिक्विडेट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। या तो 10-10 के 10 नोट मिल जाएं, या तो 50 के 2 नोट मिल जाएं, या तो 20-20 के 5 नोट मिल जाएं, लिक्विडेट है। ऐसे ही मेरे पास 2000 का नोट है, मैं 2000 का नोट क्या किया, मार्केट में लेके गया, मैंने कहा भाई इसके 500 के 4 नोट दे दो। सामने वाले ने मुझे 500 के 4 नोट दे दिए। ठीक, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कोई एक्सपेंसेस हुए नहीं हुए। अब मेरे पास क्या है, 100 एकड़ ज़मीन है और मैं अब 100 एकड़ ज़मीन जाता हूँ मार्केट में बेचने और मैं चाहता हूँ कि उसके रिटर्न में मुझे क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। तो क्या ये इजीली कन्वर्टेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 100 एकड़ ज़मीन मुझे बेचनी है मार्केट में, तो 100 एकड़ ज़मीन को बेचने के लिए मुझे पहले ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जो कि वो 100 एकर्स ऑफ ज़मीन परचेज कर ले। मैंने कहा चलो कोई मुझे ग्राहक भी मिल गया, 100 एकड़ ज़मीन भी मैं बेचने के लिए कस्टमर भी ढूंढ लाया। अब जब मैं वो 100 एकड़ ज़मीन बेचूंगा तो क्या उसमें मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, कुछ खर्चा होगा कि सिर्फ पैसा ही मिलेगा, सिर्फ अच्छा ही होगा, होंगे ना? क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। जब मैं सरकार से रजिस्ट्री करवाता हूँ, ठीक है, जब मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के बेसिस पे मुझे क्या करना पड़ता है, सरकार को ड्यूटी, टैक्सेस देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, आपने सुना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह होता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का पोस्ट है वो किस में आता है, MPPSC में ही आता है ना, और सबसे कमाई वाले पद में से एक माना जाता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का पोस्ट। इवन जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बनते हैं वो पीक टाइम में एक दिन में ऊपरी पैसा कितना कमाते होंगे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। सोचो कितना कमाते होंगे एक दिन में, 4-5 लाख। 4-5 लाख तो वो ऐसे ही चलते फिरते महीने में कमा लेते हैं पीक टाइम पे। अभी दिवाली थी, हाँ, हो जाता है। अगर वैसा डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर जैसा डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल जैसा डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई जैसा अगर कोई पर्टिकुलर शहर है, तो इतना आराम से वो कमा लेते हैं। क्यों? हाँ, आरटीओ नहीं, आरटीओ गाड़ी रोक के कुछ नहीं कमा पाता वो। क्योंकि तुम खुद सोचो, ऐसा तुम्हारे घर में भी हुआ होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने, गार्डियन ने, किसी ने अगर प्रॉपर्टी बेची होगी तो वो प्रॉपर्टी ज़्यादा की बेची होगी, लेकिन रजिस्ट्री उतनी वैल्यू पे नहीं कराई होगी। उनने क्या कहा होगा, प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, 60 लाख 70 लाख रुपए वो कैश घर में ला के रख लिए। अब मार्केट वैल्यू 30 लाख है,
तो 30 लाख की रजिस्ट्री कराई, 30 लाख का ही ट्रांजैक्शन शो किया और 30 लाख पे ही सिर्फ टैक्स पे किया, यानी 70 लाख रुपए जो उन्होंने घर में ला के रखा वो एक तरह से क्या है, ब्लैक मनी है, उस पर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी गई, वो तो सेकेंडरी है चलो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी सोल्ड करने में सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि वो इजिली कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, ग्राहक ढूंढूंगा, उसके बाद फिर वो कैश में कन्वर्ट होगी। ग्राहक ढूंढने के बाद भी अगर मैं प्रॉपर्टी कैश में कन्वर्ट करा लेता हूँ तो मुझे क्या देने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर्स देने पड़ेंगे, किस फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में, तो वो क्या है, लिक्विड एसेट्स की डेफिनेशन में कवर्ड अप नहीं है। इसलिए आरबीआई ने लिक्विड एसेट्स की डेफिनेशन में सिर्फ 3 ही चीज़ों को रखा है, 3 ही एसेट्स को लिक्विड एसेट्स कंसीडर किया गया है। क्या है वो 3 चीज़, तो पहला है एक तो लिक्विड कैश, जैसे कि 100 रुपये का नोट, ठीक है, 100 रुपये का भी हो सकता है, 500 2000 का भी हो सकता है। दूसरा है गोल्ड और तीसरा है जी सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, इस पे हम एक एक करके आएंगे। लिक्विड कैश सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड कैश के साथ साथ गोल्ड पे। क्या गोल्ड इजीली कैश में कन्वर्टेबल है ना। आपके पास मान लो अगर बिस्किट है सोने का, है ना, छोटा सा, और अगर आप मार्केट में बेचने जाओ तो ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट कोई भी ज्वेलर क्या करेगा, आपसे वो बिस्किट परचेज कर लेगा और उसको उसके रिटर्न में आपको पैसा दे देगा। क्या मार्केट प्राइस पे ही देगा, उससे कम में क्यों देगा। अब तुमने उसको खरीदा 70,000 में, लेकिन सोने का भाव आज की डेट में 80,000 है, तो कितना देगा तुमको, 80,000 देगा। बहुत लॉजिकल बातें हैं ये, तो क्लियर हुआ सभी को, है ना। तो अब अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, ऐसा भी कहते हैं कि सर वो सोने का भाव तो गिर जाएगा। अब तुम खुद से ही ऐसा सोच के बैठो कि जिस दिन तुम बेचने जा रहे हो उसी दिन सोने का भाव गिर जाए, है ना। तो ऐसे तो इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं इकोनॉमिक्स में, फिर तो एडम स्मिथ भी नहीं पढ़ा पाएगा तुमको अगर तुम ऐसे परसेप्शन लेके आओगे तो, है ना। तो ये थोड़ा सा जैसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है ना, इनको अपने दिमाग से निकालना, क्योंकि इकोनॉमिक्स फिर ऐसे समझ में नहीं आएगी, है ना। तो अब समझो, गोल्ड एक ऐसा लिक्विड एसेट्स है जिसकी वैल्यू मार्केट में प्रोबेबली 99.9% क्या होगी, बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। अगर आज की डेट में आपने कोई गोल्ड का बिस्किट खरीदा जिसकी वैल्यू कितनी है 80,000, तो जब उसको आप 5 साल बाद बेचने जाओगे तो वो 70,000 या 60,000 का नहीं होगा, वो अबव 1 लाख रुपीज ही होगा, है ना। आपने अगर न्यूज़पेपर कभी पढ़ा हो बचपन से लेके अभी तक, तो आप कॉन्स्टेंटली देखना कि गोल्ड के प्राइजेस इंक्रीज ही हुए हैं। आज से अगर आप 10-20 साल पहले की बात करो, ज़्यादा नहीं बात करते, 15 ईयर्स बैक की बात करते हैं, 2009-10 की, उस टाइम पे गोल्ड के प्राइजेस 40-45 तक हुआ करते थे, 48,000 तक हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में वही गोल्ड के प्राइजेस अबव 80,000 हो चुके हैं, है ना। 10 ग्राम का सोना अब 80,000 से ज़्यादा का आता है। तो ऐसा बहुत रेयर देखने को मिला होगा। इवन कोविड पेंडेमिक में भी गोल्ड के प्राइजेस कम नहीं हुए थे, ठीक है। डाउनफॉल तो हुआ था, बट कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस ईयर्स इतने ज़्यादा कम नहीं हुए थे। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। आप किसी भी ज्वेलर, सराफा या आपके आसपास जो भी गोल्ड शोरूम है वहां जाओ, उसको बेचो, वो आपको रिटर्न में क्या कर देगा, कैश दे देगा। साथ ही साथ गोल्ड को सोल्ड करने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं उठाना है, आपको कोई सरकार को अलग से स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस एज सच कोई भी एक्सपेंसेस पे नहीं करने हैं। तो इस वजह से जो गोल्ड है वो इजीली किस में काउंट किया जाता है, लिक्विड एसेट्स में काउंट किया जाता है। कोई डाउट यहां तक, ठीक। दूसरा है जी सिक्योरिटी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। आप तो सिर्फ ये समझ लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिंपली एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, लोन लेती है, और उस पीस ऑफ पेपर की कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है, तभी उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है, बोरोइंग्स मिल रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट के पास कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसको हम जी सिक्योरिटी कह रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच के क्या कर सकती है, पैसा ले सकती है। और जब गवर्नमेंट मार्केट में सिक्योरिटीज को बेचेगी तो गवर्नमेंट को उसके रिटर्न में कोई भी टैक्सेस देने नहीं पड़ेंगे, यानी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 1/3 एक्सपेंडिचर या 50% ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाए, जैसा किसमें हो रहा था, प्रॉपर्टी में हो रहा था, ठीक है। इसको और सिंपली मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सिक्योरिटीज का एक और एग्जाम्पल होता है, दैट इज शेयर्स।
ठीक है, बट उसको लिक्विड एसेट्स की डेफिनेशन में आरबीआई ने कवर्ड अप नहीं किया है एसएलआर के अंडर में। गवर्नमेंट शेयर है तो वो कवर्ड अप होंगे, है ना, प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स को कवर्ड अप नहीं किया है। अब समझना, यहाँ पे आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर हैं, आपने आज शेयर खरीदे सुबह, है ना, आपने 100 रुपए के शेयर खरीदे और आपने शाम तक उसको 110 रुपए में बेच दिया, या मैंने कहा चलो 200 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो अब आपसे जो इन जनरल टैक्सेस या फी चार्ज करी जाएगी वो बहुत ही नॉमिनल होगी, 0.1%, इतना ही होता है ना, इवन 1% भी नहीं होता, 0.10%, 0.50%, है ना। तो बहुत ही नाम मात्र की फी या टैक्सेस के तौर पे आपको क्या करना है, शेयर मार्केट में पे करना है। इट मीन्स कि शेयर इज ऑल्सो कन्वर्टेबल इनटू अ कैश इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, है ना, विद इन अ 90 डेज कन्वर्टेबल हो सकते हैं और इवन विद इन अ 1 आवर भी कन्वर्टेबल हो सकते हैं। और आपको कोई भी लार्ज स्केल में एक्सपेंडिचर्स देने की जरूरत या करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉमिनल फी या चार्जेस आपसे लिया जाता है। आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, 106 में बेच दिया, तो उसका 0.10% ही आपको क्या होगा, टैक्सेस के तौर पे लगेगा। समझ में आया? तो शेयर्स को भी हम लिक्विड एसेट्स में कवर्ड अप कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसमें सिर्फ किसको कवर्ड अप किया जा रहा है, लिक्विड कैश को, गोल्ड को और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। हाँ, अरे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी इतना ही होता है, मैं उस पर समझाऊंगा, वो तुम क्लास के बाद आके समझ लेना, वो मत करो कॉन्ट्राडिक्टरी, नहीं तो ये टॉपिक 10 दिन तक चलते रहेंगे, ठीक है। तुम क्लास के बाद आ जाना, मैं समझा दूंगा, ठीक। इधर तक कोई डाउट? अब हम वापस आ जाते हैं एसएलआर पे। ये तो लिक्विडिटी हो गई कि लिक्विडिटी में किन किन को कवर्ड अप किया जाएगा। अब एसएलआर में क्या होता है कि सेम वही, एसबीआई के पास कितना पैसा था, एसबीआई के पास 100 रुपए था। बैंक्स ने कहा कि 100 रुपए में से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज आप क्या करो, लिक्विड एसेट्स के तौर पे अपने पास ही क्या कर लो, डिपॉजिट रख लो, ठीक है। क्या करो, अपने पास ही डिपॉजिट रख लो। अपने पास ही क्यों डिपॉजिट रखो, क्योंकि ये जो एसएलआर का प्रोविजन है किसके थ्रू एड ऑन किया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के थ्रू एड ऑन किया गया। और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आरबीआई टू मेंटेन अ लार्ज स्केल ऑफ लिक्विड कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई क्या कहता है, इसको आपको अपने पास ही रखना है, ठीक है। तो एसबीआई के पास जितना भी एनडीटीएल आ रहा है ना, एनडीटीएल ऑलरेडी मैंने बता दिया है क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज एसबीआई को अपने पास ही किस फॉर्म में रखना है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। वो लिक्विड एसेट्स क्या है, कैश इन लिक्विड, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। कितना रखना है, मैंने कहा कि एसबीआई 100 रुपए कमाता है एनडीटीएल के तौर पे और इसका 18% क्या करना है, एसएलआर के तौर पे मेंटेन करना है। यानी कि 100 रुपए में से 18% चला गया, यानी 18 रुपए अगर चला गया तो कितना बचा, 82 रुपीज। तो अब 82 रुपीज में से एसबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, लोन देगा, सारे खर्चे उससे करेगा। लेकिन ये जो 18 रुपए हैं ये किस फॉर्म में वो मेंटेन रखेगा, ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, ईदर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये किसकी चॉइस है, ये एसबीआई की चॉइस है कि उसको किस फॉर्म में मेंटेन रखना है, ठीक है। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि तीनों में से किस फॉर्म में रखा जाए जो कि बैंक्स के लिए भी प्रॉफिटेबल हो और ये प्रोविजन भी एसबीआई बैंक या कमर्शियल बैंक अकम्प्लिश कर सकें, पूरा कर सकें, ठीक है। क्योंकि बैंक्स को अपना भी प्रॉफिट देखना है और प्रॉफिट देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये 18% क्या करना है, एसएलआर के तौर पे, लिक्विड एसेट्स के तौर पे मेंटेन रखना है, ठीक है। तो कितने लोगों को लगता है कि कैश के फॉर्म में एसएलआर मेंटेन करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा? कितने लोगों को लगता है ऐसा कि कैश के फॉर्म में अगर एसएलआर मेंटेन किया जाता है तो इट विल बी अ प्रॉफिटेबल फॉर द बैंक्स? है कोई ऐसा? किसी को नहीं लगता है? चलो, तो जिनको नहीं लगता है उनसे मैं जस्टिफिकेशन भी मांगूंगा कि क्यों नहीं लगता है ना। चलो, दूसरे लोग, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि गोल्ड के फॉर्म पे मेंटेन करना एसएलआर प्रॉफिटेबल है बैंक्स के लिए या वाजिब है? ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे मेंटेन करना वाजिब है या प्रॉफिटेबल है बैंक्स के लिए? है कोई ऐसा? है, चलो कम लोग हैं, ठीक है। तो जितने लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले हैं वो बताएं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चलो छोड़ो, कैश वाले कोई बता पाएगा? हाँ बताओ।
तो ये तो रिजर्व रखना ना, इसको क्या करेगा वो इंटरनेशनल मार्केट में निकाल के? ये तो रिजर्व है ना, तो चलेगा। अरे तो हमारा भी पैसा तो बैंक के पास ही है ना, इतने सारे कस्टमर हैं, एक ब्रांच के इतने सारे कस्टमर्स होते हैं, हजारों लाखों। अगर उसी को, जैसे मैंने कहा 100 रुपए गया बैंक के पास, उसी 100 रुपए में से 18 रुपए निकाल के रख लेना है, थोड़ा अलग से बाहर से थोड़ी अलग से कुछ रखना है। ठीक है, रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, रिटर्न नहीं मिलेगा। और कोई कुछ पॉइंट इसमें ऐड ऑन करेगा? ठीक है, समझो, मैंने कहा तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, ठीक है। अब मुझे मतलब नहीं है इन्फ्लेशन हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम सब ने पहले भी अपने बचपन में हम सब ने क्या किया, गुल्लक मेंटेन करी ना, है ना, पिगी बैग रहा होगा, उसमें तुमने 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। अब मुझे ये बताओ कि 10,000 रुपये जब तुम 1 साल बाद उस गुल्लक को फोड़ के निकालोगे तो क्या वो 20,000 हो जाएंगे? क्या वो 5,000 हो जाएंगे? वो तो 10,000 के 10,000 ही रहेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश में कुछ भी अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व के तौर पे मेंटेन रखते हैं एसएलआर के अंडर में, तो कमर्शियल बैंक्स को कोई रिटर्न नहीं जनरेट होता है। कैश तो फिक्स्ड है, वो जहाँ का तहाँ रहेगा। वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या वो पब्लिक के हाथ में पहुँच रहा है लोन के तौर पे? नहीं पहुँच रहा है। क्या वो बैंक्स किसी को क्रेडिट के तौर पे दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं, वो तो फिक्स्ड है। तो अल्टीमेटली जो कैश है उसमें बैंक्स को कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलता है। तो बैंक्स रेयर केस में ही ऐसा होता है कि कैश के तौर पे रखें। इट मीन्स बैंक्स इन जनरल कैश के फॉर्म में एसएलआर मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड। कितने लोग हैं ऐसे गोल्ड वाले? कितने लोग थे? ऑलमोस्ट सभी थे, है ना। कितने लोगों को लगता है कि गोल्ड में मेंटेन करना ज़रूरी है या गोल्ड में मेंटेन करना सही है? हाँ, ठीक है। गोल्ड का रेट बढ़ रहा है इसलिए गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन करना, हैंडलिंग भी आसान है, गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन करना ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज कि गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तुमने ज्योग्राफी पढ़ लिया? अब तुम पूछोगे इकोनॉमी से ज्योग्राफी में कहाँ लेके जा रहा है? पढ़ लिया? मिनरल्स पढ़ लिए? गोल्ड पढ़ा? नहीं पढ़ा। चलो, गोल्ड की माइंस है क्या इंडिया में? कौन सी माइन है? कोलार। कितना प्रोडक्शन होता है उधर? वो भी बंद हो गई है, सिर्फ मूवी ही बन पाई है उसमें केजीएफ, और कुछ नहीं हो पाया। तो अब देखो, तुमने क्या बोला कि गोल्ड में मेंटेन करेगा तो प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि भाई गोल्ड के रेट तो मार्केट में बढ़ रहे हैं, तो बैंक्स को क्या होगा? फ़ायदा होगा। यहाँ पे बैंक्स को फ़ायदा होगा तो, लेकिन बहुत कम होगा। इससे देश पे अननेसेसरी बर्डन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि इन जनरल जो गोल्ड है वो इंडिया में क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। हम जो भी कमोडिटीज़ इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमोडिटी क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल, और उसके बाद गोल्ड ही है ना। हमने जब आईएमएफ से लोन लिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे 1990 में, तो हमने कोलेट्रल के तौर पे सिक्योरिटी जो मॉर्गेज रखी थी वो गोल्ड ही थी, क्योंकि हमारे पास और कुछ था ही नहीं ऐसा कोई एसेट जो हम रिजर्व के तौर पे या कोलेट्रल के तौर पे रख सकें, ठीक है। तो जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं सरकार पे क्या करेगा? अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि गोल्ड हमारी कंट्री में तो मैन्युफैक्चर होता नहीं है, प्रोड्यूस होता नहीं है। गोल्ड हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स ज़्यादातर गोल्ड के तौर पे एसएलआर मेंटेन करेंगे तो मार्केट में गोल्ड की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। कस्टमर्स की डिमांड तो है, लेकिन मार्केट में बैंक्स की तरफ से भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमको एसएलआर रखना है। सरकार क्या करे? गोल्ड इंपोर्ट करे। जब सरकार गोल्ड इंपोर्ट करेगी तो अब इस बात को भी समझो कि गोल्ड हम किस में परचेज करेंगे? डॉलर्स में परचेज करेंगे। तो हमारे पास पहले से ही क्या है? फॉरेन रिजर्व कम है ना। अब फॉरेन रिजर्व कम है हमारे पास। क्यों कम है? तो इसके दो कारण हैं कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। तो जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा कंट्री से गुड्स और सर्विसेज परचेज करेंगे, तो हमारे पास से जो फॉरेन करेंसी है वो क्या होगी? कम होगी, डाइल्यूट होगी, जाएगी। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। लेकिन इंडिया क्या है? इंडिया लीडिंग इंपोर्टर है, इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है। तो जब हम गोल्ड ज़्यादा परचेज करेंगे तो हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमने पढ़ा था बैलेंस उसमें बैंकिंग फंक्शन में आरबीआई के, है ना।
तो हमारी कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आने वाले समय में जब हमको इंपोर्ट करना होगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी या बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस है वो टोटली डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, फिर से लोन लेना पड़ेगा, सरकार को कोलेट्रल रखना पड़ेगा। तो इस वजह से जो गोल्ड है अगर वो एसएलआर के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है सो इट इज ओनली प्रॉफिटेबल अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर सरकार को इंपोर्ट करके फिर बैंक्स को प्रोवाइड करके और फिर अगर कोलेट्रल मेंटेन करवाना है तो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, नॉट बेनिफिशियल। तो अगर मान लो 18% एसएलआर है ना, 100 रुपए का कितना 18% एसएलआर मेंटेन करना यानी कितना 18 रुपए। तो बैंक्स क्या करते हैं, सिर्फ 8 रुपए ही गोल्ड के तौर पे मेंटेन करते हैं और बाकी जो है वो किस फॉर्म में करेंगे, 10 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे ही क्यों करते हैं, हाउ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज मोर बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू द गोल्ड इन द कंपैरिजन टू द कैश रिजर्व, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलो, थैंक यू, जय हिंद।